स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। कैसे हैं आप? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपने आने वाले एग्जाम्स की तैयारी में लगे होंगे। आज की इस वीडियो में हम भारत की रामसर साइट्स को लेकर आए हैं, जहां से प्रत्येक एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन अवश्य बनता है। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि आर्द्रभूमि कहते किसे हैं, यानी कि वेटलैंड्स क्या है। अगर आप आर्द्रभूमि को तोड़कर पढ़ेंगे तो आर्द्र और भूमि, आर्द्र यानी कि नमी, भूमि यानी कि जमीन। नमी या दलदली भूमि वाले क्षेत्र को आर्द्रभूमि या वेटलैंड कहा जाता है। तो दरअसल वेटलैंड्स वैसे क्षेत्र हैं जहां पर भरपूर नमी पाई जाती है और इसके कई लाभ भी हैं। आर्द्रभूमि जल को प्रदूषण से मुक्त बनाती है। आर्द्रभूमि वह क्षेत्र है जो वर्ष भर आंशिक रूप से या पूर्णतः जल से भरा रहता है। जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं, ये वर्ष भर आंशिक रूप से या पूर्णतः जल से भरे रहते हैं। तो आर्द्रभूमि में दलदली भूमि, झीलें, लैगून, तालाब, डेल्टा, प्रवाल भित्तियां, उथले समुद्र, बाढ़ के मैदान और बहुत कुछ शामिल है। मतलब कि जो आर्द्रभूमि होती है उसमें झीलें भी शामिल होती हैं, तालाब भी शामिल होते हैं, वन्यजीव अभयारण्य भी शामिल होते हैं। तो जो भी नमी और दलदली वाले क्षेत्र होते हैं वो आर्द्रभूमि में शामिल होते हैं। तो आगे अब हम देखते हैं कि आर्द्रभूमि में ये क्यों महत्वपूर्ण है, क्या इंपॉर्टेंस है। तो सबसे पहले देखिए, उपयोगी वनस्पतियों एवं औषधीय पौधों के उत्पादन में सहायक। जो आर्द्रभूमि है वह जंतु ही नहीं बल्कि पादपों की दृष्टि से भी एक समृद्ध तंत्र है, जहां उपयोगी वनस्पतियां एवं औषधीय पौधे भी प्रचुर मात्रा में मिलते हैं। यानी कि जो आर्द्रभूमि है वहां पर उपयोगी वनस्पतियां एवं औषधीय पौधे वो भी प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंस है पर्यावरण संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण। आर्द्रभूमि ऐसे पारिस्थितिकीय तंत्र हैं जो बाढ़ के दौरान जल के आधिक्य का अवशोषण कर लेते हैं। मतलब कि बाढ़ के दौरान ये जल का अवशोषण कर लेते हैं। इस तरह बाढ़ का पानी झीलों एवं तालाबों में एकत्रित हो जाता है, जिससे मानवीय आवास वाले क्षेत्र जलमग्न होने से बच जाते हैं। ये तो हो गया पर्यावरण संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण। और तीसरी इंपॉर्टेंस है कार्बन अवशोषण व भूजल स्तर में वृद्धि। कार्बन अवशोषण व भूजल स्तर यानी कि वाटर लेवल में वृद्धि जैसी महत्वपूर्ण भूमिकाओं का निर्वहन करके वेटलैंड्स पर्यावरण संरक्षण में भी अहम योगदान देते हैं। ये कार्बन का अवशोषण करते हैं और वाटर लेवल को बढ़ाती हैं। अब ये आर्द्रभूमि जो है ये क्यों महत्वपूर्ण है, अब देखिए, इन्हें बायोलॉजिकल सुपरमार्केट और किडनीज ऑफ द लैंडस्केप भी कहा जाता है। अब क्वेश्चन आ जाता है किडनीज ऑफ द लैंडस्केप किसे कहा जाता है, तो आर्द्रभूमि को कहा जाता है। बायोलॉजिकल सुपरमार्केट भी इन्हीं को कहा जाता है, यानी आर्द्रभूमि को ही कहा जाता है। अब क्यों कहा जाता है बायोलॉजिकल सुपरमार्केट? वेटलैंड्स को बायोलॉजिकल सुपरमार्केट कहा जाता है क्योंकि ये विस्तृत भोज्य जाल का निर्माण करते हैं। और इन्हें किडनीज ऑफ द लैंडस्केप क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनका तंत्र देखिए, जैसे हमारे शरीर में किडनी का रोल है, वैसे ही जैसे किडनी हमारे शरीर में छानने का काम करती है, शुद्ध करने का काम करती है, तो ये भी इनका तंत्र जल चक्र द्वारा जल को शुद्ध करता है और प्रदूषण अवयवों को निकाल देता है। इसीलिए इन्हें किडनीज ऑफ द लैंडस्केप कहा जाता है। तो याद रखिएगा, बायोलॉजिकल सुपरमार्केट और किडनीज ऑफ द लैंडस्केप किसे कहा जाता है? वेटलैंड्स को कहा जाता है। अब देखिए, रामसर साइट्स के बारे में बात कर लेते हैं। रामसर साइट्स क्यों कहा है, क्या है रामसर साइट्स? रामसर समझौता क्या है, यानी रामसर कन्वेंशन। रामसर ईरान का एक शहर है जहां 2 फरवरी 1971 में आर्द्रभूमि के संरक्षण और उपयोग के लिए, स्थायी उपयोग के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। इसलिए इसे रामसर समझौता के नाम से जाना जाता है। तो जो हमारी पृथ्वी है इसको बचाने के लिए, यानी आर्द्रभूमि को बचाने के लिए रामसर नामक स्थान पर अंतर्राष्ट्रीय संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे, यानी रामसर नामक स्थान पर समझौता हुआ था। इसीलिए इसे रामसर समझौता के नाम से जाना जाता है। रामसर कन्वेंशन का उद्देश्य दुनिया में महत्वपूर्ण वेटलैंड्स की सुरक्षा करना है। यह 21 दिसंबर 1975 से प्रभाव में आया। देखिए, हुआ कब था? 2 फरवरी 1971 को, है ना। तो विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि 2 फरवरी 1971 में आर्द्रभूमि के संरक्षण और स्थायी उपयोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। अब 2022 में आर्द्रभूमि की थीम क्या थी? लोगों और प्रकृति के लिए आर्द्रभूमि कार्रवाई, वेटलैंड्स एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर। 2021 में क्या थी इसकी थीम? इसकी थी आर्द्रभूमि और जल।
वेटलैंड्स एंड वाटर दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं, इनको याद रखिएगा। उसके बाद देखते हैं जो सर्वाधिक रामसर साइट्स हैं वो हैं यूनाइटेड किंगडम में। कितनी है? 175 रामसर साइट्स हैं सबसे ज़्यादा। और सर्वाधिक क्षेत्रफल के हिसाब से बात करें तो वो है बोलीविया में। सर्वाधिक क्षेत्रफल बोलीविया में है रामसर साइट्स का, जबकि सर्वाधिक रामसर साइट्स यूके में है। कितनी है? 175। अब देखिए दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर रखना, संख्या के हिसाब से यूनाइटेड किंगडम में और क्षेत्रफल के हिसाब से बोलीविया। तो विश्व की पहली रामसर साइट्स कौन सी थी? तो ये थी कोबर्ग प्रायद्वीप, जो ऑस्ट्रेलिया में है। 1974 में इसे सबसे पहले रामसर साइट्स में शामिल किया गया था। तो यह है विश्व की पहली रामसर साइट कोबर्ग प्रायद्वीप, जो कि ऑस्ट्रेलिया में है। अब देखिए विदेश की तो बात हो गई, अब हम करते हैं भारत की बात। भारत की पहली रामसर साइट कौन सी है? अक्टूबर 1981 में भारत के पहले 2 रामसर स्थलों को शामिल किया गया था। कौन कौन से हैं? वो है, एक है चिल्का झील, जो कहाँ पर है? ओडिशा में है, हमने झील वाली वीडियो में पढ़ा है। दूसरा है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, जो कि राजस्थान में है। नेशनल पार्क वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था, यदि आपने वीडियो नहीं देखी है तो उसे जरूर देख लीजिएगा। वहाँ पर मैंने सभी नेशनल पार्क ट्रिक से कवर कराए हुए हैं। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान और चिल्का झील ये भारत की सबसे पहली रामसर साइट में शामिल किया गया था। और भारत में सर्वाधिक रामसर साइट्स किस राज्य में है? तो भारत में सर्वाधिक रामसर साइट्स उत्तर प्रदेश में है। कितनी है? 10 है। वर्तमान में देखा जाए तो भारत में कुल 49 रामसर स्थल हैं। कितनी है? 49। सबसे बड़ा कौन सा है? सर्वाधिक देखिए उत्तर प्रदेश में है। सबसे बड़ा देखा जाए तो कौन सा है भारत में? वो है रामसर साइट सुंदरबन वेटलैंड। सुंदरबन वेटलैंड कहाँ पर है? ये पश्चिम बंगाल में है। और सबसे छोटे की बात की जाए तो यह है रेणुका वेटलैंड। और ये रेणुका वेटलैंड कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में है। ये सबसे छोटा है। तो क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे बड़ा कहाँ पर है? सुंदरबन। और सबसे छोटा भारत में कहाँ है? रेणुका वेटलैंड है। दोनों को आपको याद रखना है, सबसे बड़ा और सबसे छोटा। उसके बाद देखते हैं 2022 में भारत की तरफ से शामिल होने वाले 2 आर्द्र भूमियां कौन कौन सी हैं? 2022 में 2 वेटलैंड को शामिल किया गया, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। एक है खिजड़िया पक्षी अभयारण्य, जो कि गुजरात में है। और दूसरा है बखीरा वन्य जीव अभयारण्य, जो कि उत्तर प्रदेश में है। तो 2021 तक भारत में 47 रामसर साइट से और 2022 में 2 और शामिल कर लिए गए। और अब कितने हो गए? 49 हो गए, यानी 49। 48वां है खिजड़िया पक्षी अभयारण्य, जो कि गुजरात में है। और 49वां है बखीरा वन्य जीव अभयारण्य, जो कि उत्तर प्रदेश में है। आपको रटना नहीं है, केवल आपको याद रखना है। अगला देखिए आगे। आगे देखते हैं कि ये मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड क्या है ना। अगर हम रामसर साइट्स के बारे में पढ़ रहे हैं तो मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड को भी कवर करते हैं। ऐसी आर्द्र भूमि को मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में शामिल किया जाता है ताकि उनके संरक्षण पर विशेष ध्यान दिया जा सके। मानव के हस्तक्षेप, प्रौद्योगिकी विकास व प्रदूषण से प्रभावित आर्द्र भूमि को मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में रखा जाता है। अब देखिए ऐसे रामसर साइट्स को रखा जाता है जिन पर मानव के हस्तक्षेप, प्रौद्योगिकी विकास व प्रदूषण से प्रभावित आर्द्र भूमि, उसी को मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में रखा जाता है ताकि उस पर विशेष ध्यान दिया जा सके, है ना। और वर्तमान में भारत में जो 2 भारतीय साइटें इसके अंतर्गत सूचीबद्ध हैं, कौन कौन सी हैं मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में? ये है केवलादेव नेशनल पार्क, जो कि राजस्थान में है। और दूसरा है लोकतक झील, जो कि मणिपुर में है, लोकतक लेक ना। इन दोनों को ही मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में रखा गया है और इन पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है, मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में रखा गया है। अब हम एक एक करके जो भी महत्वपूर्ण रामसर स्थल है उसके बारे में पढ़ेंगे। चलिए एक एक करके सभी राज्यों के रामसर स्थल के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। मैं 49 के 49 आपको जो स्थल है रामसर साइट्स वो बताऊंगा। आपको केवल इसको वीडियो को लास्ट तक देखना है, आपको रटना नहीं है। आपको इसका फिर बाद में रिवीजन करना है और आपको ये याद हो जाएगा। बस ध्यान से आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा, एक बार में नहीं तो 2 बार में होगा, लेकिन आपको बहुत अच्छे से आ जाएगा। सबसे पहले देखते हैं जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में 3 रामसर साइट हैं, बुलक झील, होकेरा आर्द्र भूमि और सुरिनसर मानसर झील। तो बुलक झील ये तो बहुत फेमस है, आपको पता ही होगा कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में है। दूसरा है होकेरा आर्द्र भूमि और तीसरा है सुरिनसर मानसर झील। तो सुरिनसर और मानसर ये क्या है? दोनों में सर है ना। तो आपको पता ही होगा कि जम्मू कश्मीर को हम क्या कहते हैं? ये हमारे सर का ताज है, ये कहते हैं ना। तो जम्मू कश्मीर हमारे सर का ताज है, तो सुरिनसर में क्या है? सर। और मानसर में क्या है? सर है।
तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ों से आप रिलेट कर पाएंगे, जिससे कि आप जब भी एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा आप उसे टिक कर जाएंगे, है ना। याद रहेगा जम्मू कश्मीर हमारे सर का ताज है, तो सुरिंसर और मानसर भी जम्मू कश्मीर में है, ये आपको याद रहेगा। तो अब देखिए होकेरा आर्द्रभूमि एग्जाम में पूछा भी गया था कि होकेरा आर्द्रभूमि कहाँ पर है। तो ये मैं आपको छोटी सी स्टोरी से रिलेट करके बताता हूँ। पहले क्या था, जब अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर में लागू था तो वहाँ का संविधान अलग था, मतलब कि हम हमारा होकर भी वहाँ पर अलग कानून था। और जब से वहाँ से अनुच्छेद 370 हटा दिया गया है तब से हम कह सकते हैं कि जो जम्मू कश्मीर है वो पूर्ण रूप से हमारा होके रह गया है, हमारा पूर्ण रूप से होके रहा, हमारा पूर्ण रूप से होके रहा। तो ये आर्द्रभूमि कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में होके रहा। आर्द्रभूमि कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में है। बुलर झील कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में है। सुरिंसर और मानसर भी जम्मू कश्मीर में। अगला केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख। लद्दाख में 2 रामसर साइट्स हैं, एक है अस्सो मोरीरी और अस्सोकर, ये 2 रामसर स्थल हैं लद्दाख के। ये देखिए जो रामसर स्थल है काले गर्दन वाले सारस के लिए जाना जाता है, याद रखिएगा। जो अस्सोकर मानसर झील है वो काले गर्दन वाले सारस के लिए महत्वपूर्ण है, जाना जाता है। दोनों ही कहाँ पर है, लद्दाख में है। उसके बाद हम चलते हैं हिमाचल प्रदेश की तरफ। हिमाचल प्रदेश में 3 वेटलैंड हैं। पहला है चंद्रताल वेटलैंड, दूसरा है पौंग बांध झील और तीसरा है रेणुका वेटलैंड। तो रेणुका वेटलैंड मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि भारत का सबसे छोटा वेटलैंड कौन सा है, रेणुका वेटलैंड है, तो ये तो आपको याद रहेगा ही। और दूसरा है पौंग बांध झील, ये भी हिमाचल प्रदेश में है। और तीसरा है चंद्रताल। तो चंद्रताल वेटलैंड और रेणुका वेटलैंड दोनों ही इंपॉर्टेंट है हिमाचल प्रदेश के, इसको आप याद रखिएगा। तो रेणुका तो आपको याद रहेगा ही क्योंकि ये सबसे छोटा है भारत का, तो ये हिमाचल प्रदेश में है। अब ये चंद्रताल जो है इसको कैसे याद रखेंगे, चंद्रताल से ही इसको रिलेट करेंगे। चंद्रताल क्या है, चंद्र और ताल, चंद्र यानी कि चंद्रमा और ताल यानी कि तालाब। तो चंद्रमा को अगर हम आर्द्रभूमि की स्टोरी से रिलेट कर दें तो चंद्रमा को अगर हम ताल में देखें यानी कि तालाब में देखें तो इसका पानी कैसा दिखाई देगा, तो चंद्रमा की रोशनी के कारण तालाब का पानी ये पूरा सफ़ेद दिखाई देगा। और ये हिमाचल प्रदेश है। जब हम हिमाचल प्रदेश के बारे में पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग में बर्फीले पहाड़ आते हैं, क्योंकि हिमाचल प्रदेश का मतलब ही है पूर्णतः हिम का आंचल, यानी बर्फ का आंचल। तो बर्फ जो है वो भी सफ़ेद होता है। और चंद्रमा को अगर हम ताल में देखें तो भी वो कैसे दिखाई देगा, सफ़ेद दिखाई देगा। तो इसे हम रिलेट कर सकते हैं। ये छोटी सी स्टोरी है जो आपके दिमाग में फिट हो सकती है। तो जब भी आप एग्जाम में बैठेंगे और आप इसको रिलेट करेंगे तो जैसे ही चंद्र और ताल, चंद्र ताल आएगा तो आपको चंद्रमा दिखाई देगा और तालाब में दिखाई देगा। और हिमाचल प्रदेश में भी आपको क्या दिखाई देगा, बर्फ दिखाई देगा, यानी सफ़ेद ही सफ़ेद दिखाई देगा। तो इस तरह से आपको याद हो जाएगा चंद्रताल कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में। अगले आ जाते हैं उत्तराखंड में। उत्तराखंड में एक ही है जो है आसन कंजर्वेशन रिजर्व, ये कहाँ पर है, उत्तराखंड में। उसके बाद है बिहार। बिहार में भी एक ही है कांवर ताल वेटलैंड। तो ये बहुत बार पूछा गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंस है। एनटीपीसी यूपीपीसीएस में ये कई बार पूछा गया है। तो ये कांवर ताल कहाँ पर है, ये बिहार में है। इसको हम कैसे याद रखेंगे, कांवर, कांवर को हम पढ़ेंगे कब्र, कब्र क्या क्या पढ़ेंगे, कब्र। और बिहार के पीछे क्या है, हार। तो आपने देखा होगा कि जब भी कोई व्यक्ति या किसी की कब्र पर जाता है तो वो क्या करता है, वहाँ पर फूलों का हार चढ़ाता है। इसको आप इस तरह से रिलेट कर पाएंगे। बिहार के पीछे क्या है, हार, और कांवर को हम पढ़ेंगे कब्र। तो जब भी आप कब्र पर कोई व्यक्ति जाता है वो वहाँ पर क्या लेकर जाता है, फूलों का हार लेकर जाता है। तो कांवर ताल वेटलैंड कहाँ पर है, बिहार में है, इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने बता दिया। अब आगे देखते हैं, आगे हम चलते हैं उत्तर प्रदेश में। भारत में सबसे ज़्यादा रामसर स्थल कहाँ पर है, वो है उत्तर प्रदेश में, है ना। कितने हैं, 10 हैं। तो इनको एक एक करके पहले पढ़ लेते हैं कौन कौन से हैं। पहला ऊपरी गंगा नदी, दूसरा है नवाबगंज पक्षी अभयारण्य, तीसरा है सांडी पक्षी अभयारण्य, तीसरा है, चौथा है समसपुर पक्षी अभयारण्य, पांचवा है समन पक्षी अभयारण्य, छठा है सरसई नावर झील, सातवां है सूर सरोवर झील, आठवां है पार्वती अर्घा अभयारण्य, नौवां है हैदरपुर आर्द्रभूमि और 10वां है बखीरा वन्यजीव अभयारण्य। इनको देख लेते हैं कि ये इनको याद कैसे करेंगे। सभी को अगर हम ट्रिक से याद करेंगे तो ये बहुत ईजी हो जाएगा। अब मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से ट्रिक से याद करने हैं और कौन से आपको ये वैसे ही याद करने हैं। पहला है ऊपरी गंगा नदी, इसको हम पढ़ेंगे अपर गंगा रिवर, इंग्लिश में हम पढ़ेंगे अपर। और अपर के जो शुरू के 2 अक्षर हैं वो क्या है, यूपी। तो सीधा सीधा सा है, यूपी आ रहा है। और अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो यूपी की फुल फॉर्म क्या है, उत्तर प्रदेश। तो अपर गंगा कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में है। दूसरा है नवाबगंज पक्षी अभयारण्य। तो नवाबगंज में क्या है,
नवाबों का शहर कौन सा है? लखनऊ, जो भी उत्तर प्रदेश में है। तो इस तरह से आप रिलेट कर लेंगे कि नवाबगंज पक्षी अभयारण्य कहाँ पर है, तो उत्तर प्रदेश में है। उसके बाद में है 5S। 5S में कौन कौन से? सांडी, समसपुर, समन और सरस, सरसई और सुर। तो 1 2 3 4 5 5S कौन कौन से? सांडी, समसपुर, समन, सरसई और सूर। अगला है पार्वती अर्गा अभयारण्य। अब देखिए पार्वती अर्गा, अर्गा को हम रिलेटेड कर सकते हैं आगरा से। तो मैंने इसको स्पेलिंग की जगह भी आगरा की जगह अर्गा की जगह आगरा लिख दिया। तो आगरा कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है। तो आगरा कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है। अर्गा को आगरा पढ़ रहे हैं, तो ये आप इस तरह से आप इसको याद रख सकेंगे कि कहाँ पर है ये पार्वती अर्गा अभयारण्य, उत्तर प्रदेश में। इन छोटे छोटे ट्रिक से आप इसे याद कर सकते हैं। पार्वती अर्गा कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है। उसके बाद है हैदरपुर आर्द्रभूमि। हैदरपुर को भी हैदर से रिलेट किया गया है। तो देखिए बखीरा तो आपको याद रहेगा ही। बखीरा 2022 में शामिल किया गया है। दो आर्द्रभूमि स्थल शामिल किए गए हैं, बखीरा वन्य जीव और कौन सा बताया था, है ना? तो बखीरा तो आपको याद ही रहेगा। बखीरा कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है। तो इस तरह से आप इन्हें याद कर सकते हैं। उसके बाद चलते हैं पंजाब में। पंजाब में देखिए 6 रामसर साइट्स हैं। कौन कौन सी हैं? पहला है ब्यास संरक्षण रिजर्व, दूसरा है नांगल वन्य जीव अभयारण्य, तीसरा है हरीके आर्द्रभूमि, चौथा है रोपड़ आर्द्रभूमि, पांचवा है कंजाली झील और छठा है केशोपुर मियानी कम्युनिटी रिजर्व। ये 6 रामसर साइट कहाँ पर हैं? ये पंजाब में है। तो छठा कौन सा है? केशोपुर। केशोपुर में क्या आ रहा है? केस पंजाब में है ना ये। तो पंजाब में आपको पता है सिख लोग होते हैं, वो बड़े बड़े केस रखते हैं, पगड़ी बांधते हैं। आपने देखा है कि वो पगड़ी बांधते हैं और बड़े बड़े केस रखते हैं। तो केशोपुर में क्या है? केस है। तो इस तरह से आप इसे रिलेट कर सकते हैं। उसके बाद है कंजली। कंजली क्या है? ये जो पंजाब है इसका नाम कैसे पड़ा? तो यहाँ पर 2 शब्दों से मिलकर बना है, प प्लस जाब, आब। आब यानी कि आब, 5 नदियों की भूमि, है ना? तो कंजली में क्या है? जल है। आप इसे इस तरह से रिलेट कर सकते हैं कि जो कंजली झील है ये कहाँ पर है? पंजाब में है। और रोपड़ तो आपको पता ही होगा, ये तो आपने खूब पढ़ा है। उसके बाद है हरीके आर्द्रभूमि। तो नदी वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि पंजाब के हरीके वाले क्षेत्र में 2 नदियां आकर मिलती हैं, सतलुज और ब्यास, है ना? जो भारत की सबसे लंबी नहर है, इंदिरा गांधी नहर, वो यहीं से निकलती है। कहाँ से? हरीके से। तो आपको याद रहेगा। और नांगल वन्य जीव अभयारण्य है। तो मैंने भाखड़ा नांगल बांध के बारे में पढ़ाया था। भाखड़ा नांगल तो वो कहाँ पर है? भाखड़ा तो है हिमाचल प्रदेश में, और उसकी सहायता के लिए नांगल को बनाया गया। तो नांगल कहाँ पर है? पंजाब में है। तो आपको ये इस तरह से याद हो जाएगा। और ब्यास तो आपको याद रहेगा ही। पंजाब के हरीके क्षेत्र में 2 नदियां आकर मिलती हैं, सतलुज और ब्यास। तो इस तरह से आपको ये याद रहेगा। अगर आपने नदी वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप उस वीडियो को जाकर जरूर देख लें, आपको वहां से और क्लियर हो जाएगा। क्योंकि सतलुज और ब्यास दोनों नदियां कहाँ पर मिलते हैं? पंजाब के हरीके क्षेत्र में। तो वहीं से सबसे बड़ी नहर इंदिरा गांधी नहर निकलती है, जो कि राजस्थान में चली जाती है। और ब्यास संरक्षण केंद्र कहाँ पर है? वो भी पंजाब में है। तो इस तरह से आपको याद रहेगा। आगे है राजस्थान। राजस्थान में 2 रामसर साइट्स हैं। पहला है केवलादेव राष्ट्रीय पार्क, दूसरा है सांभर झील। ये मैंने आपको झील वाले वीडियो में बताया था। सांभर झील बहुत ही फेमस है, इसको तो आपको बिना ट्रिक के ही याद रखना है। अब देखिए जो केवलादेव राष्ट्रीय पार्क है ये भी राजस्थान में है, और ये सांभर झील भी। तो ये जो है ये साइबेरियन क्रेन, जो कि एक लुप्तप्राय प्रजाति है, भारत में केवल केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में सर्दियों में नियमित रूप से साइबेरिया से आती है। ये आपको याद रखना है, कहाँ से आते हैं? साइबेरिया से आते हैं, इसीलिए इन्हें साइबेरियन क्रेन कहा जाता है। कहाँ पर आते हैं? केवलादेव नेशनल पार्क में। तो केवलादेव नेशनल पार्क कहाँ पर है? राजस्थान में है। केवलादेव और सांभर राजस्थान। राजस्थान के बाद चलते हैं गुजरात में। सबसे पहले नल सरोवर पक्षी अभयारण्य, दूसरा है थोल झील वन्यजीव अभयारण्य, तीसरा है बाधवाना आर्द्रभूमि और चौथा है खिजड़िया वन्यजीव अभयारण्य। तो नल सरोवर को आप देखिए सरोवर है ना? नल सरोवर में सरोवर है, और इसे सरदार सरोवर से रिलेट कर सकते हैं। सरदार सरोवर कहाँ पर है? गुजरात में है। सरदार सरोवर वल्लभ भाई पटेल की सबसे ऊंची मूर्ति है यहाँ पर। तो नल सरोवर को आप सरदार सरोवर से रिलेट करते हैं, ये सिंपल हो जाएगा आपके लिए। उसके बाद है थोल झील, बाधवाना और खिजड़िया। अब देखिए खिजड़िया तो आपको याद रहेगा ही। खिजड़िया पिछले वर्ष ही शामिल किया गया, यानी 2022 में शामिल किया गया है ना? तो ये आपको याद रहेगा, इम्पोर्टेंट है ना? ये आपने पढ़ रखा होगा खिजड़िया के बारे में, ये आपको याद रहेगा।
नल सरोवर, थोल झील, बांधवाना और ये हो गए उत्तर प्रदेश के राजस्थान के। अब है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में एक ही है, यह है भोज आर्द्रभूमि। आपने भोज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के बारे में पढ़ा होगा ना, ये कई बार पूछा गया है। तो ये कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। तो आप इसको इससे रिलेट कर सकते हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल। अब देखिए भोपाल राजधानी है ना, तो पहले इसे भोजपाल कहा जाता था। क्यों? क्योंकि राजा भोज के नाम से, तो इसे भोजपाल कहा जाता था। और अब इसे कहा जाता है भोपाल। और आपने कहावत पढ़ी होगी, कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। तो भोज से आपको भोजपाल, भोपाल, ये आप इसे इस तरह से रिलेट कर सकते हैं, है ना। तो इतने सारे फैक्ट मैंने आपको बता दिए हैं। भोज आर्द्रभूमि कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। उसके बाद है ओडिशा। ओडिशा में 2 आर्द्रभूमि है, एक है चिल्का झील, दूसरी है भितरकनिका मैंग्रोव। ये कहाँ पर है? ये ओडिशा में है। तो इसमें से जो चिलिका चिल्का झील है, ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको तो आप ऐसे भी रिलेट कर सकते हैं कि चिल्का में क्या है? चील। और ओडिशा में क्या है? ओडिशा में उड़। चील आसमान में उड़ती है। तो आप इसको इस तरह से रिलेट कर सकते हैं। चिल्का झील कहाँ पर है? उड़ीसा में है। और भितरकनिका और चिल्का, ये दोनों ही आर्द्रभूमि कहाँ पर है? उड़ीसा में। उसके बाद है पश्चिम बंगाल। पूर्वी कोलकाता वेटलैंड और सुंदरबन वेटलैंड, ये दोनों कहाँ पर हैं? ये दोनों है पश्चिम बंगाल में। सुंदरबन तो बहुत महत्वपूर्ण है ना। और कोलकाता तो है ही पश्चिम बंगाल में, तो ये तो आपको याद रहेगा ही। इसमें तो कहाँ कोई ट्रिक बनाने की आवश्यकता ही नहीं है। उसके बाद चलते हैं हम नॉर्थ ईस्ट के 3 राज्य। 3 राज्यों में एक एक आर्द्रभूमि है। तब तक सबसे पहले देखते हैं त्रिपुरा। त्रिपुरा में है रुद्र सागर झील। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि रुद्र सागर झील कहाँ पर है? ये त्रिपुरा में है। रुद्र सागर में देखिए रुद्र है, और भगवान भोलेनाथ को भी रुद्र कहते हैं। और ये न त्रिपुरारी भी कहते हैं, है ना, त्रिपुरारी भी कहते हैं। तो त्रिपुरा को हम त्रिपुरारी से रिलेट कर सकते हैं। वैसे भी आपको त्रिपुरारी याद नहीं रहता है, तो त्रिपुरा में क्या है? और भगवान भोलेनाथ के क्या है? त्रिनेत्र हैं। तो त्रिनेत्र से आपको याद रहेगा। और रुद्र सागर, रुद्र, भगवान भोलेनाथ को रुद्र भी कहते हैं। तो इस तरह से आपको याद रहेगा कि रुद्र सागर कहाँ पर है? त्रिपुरा में है। उसके बाद है मणिपुर में लोकटक झील। ये तो मैंने आपको बहुत अच्छे से बता रखा है लोकटक झील को। लोकटक झील कहाँ पर है? मणिपुर में है। अगर आपने झील वाली वीडियो नहीं देखी है तो इंडियन ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट में जाकर आप जितनी भी झीलें हैं भारत की, वो सब देख लीजिएगा। और जो विश्व की झीलें हैं वो मैंने वर्ल्ड ज्योग्राफी में कवर किया हुआ है, तो आप उसको एक बार जरूर जाकर देख लें। वहाँ से आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। लोकटक झील क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि यहाँ पर दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है। कहाँ पर? कौन सा है? केवल लामजाओ। तो ये दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ पार्क है, जो कहाँ पर है? मणिपुर की लोकटक झील में है। मणिपुर में है लोकटक झील। उसके बाद है असम। असम में है दीपोर बिल। दीपोर बिल रामसर स्थल कहाँ पर है? ये असम में है। इसे आसाम भी कहते हैं। आसाम, आसाम के पीछे है शाम। इससे हम रिलेट करेंगे शाम से। और शाम को क्या जलाया जाता है? दीप जलाया जाता है। और वैसे भी अगर आपको याद नहीं रहता है तो आसाम को हम आसमान से रिलेट कर दें, तो आसमान को जब रात में देखते हैं तो आपको तारे दिखाई देते हैं, है ना, जो देखने पर ऐसे लगते हैं कि आसमान में दीप जलाए हुए हैं, है ना। तारे ऐसा लगते हैं कि आसमान में किसी ने दीप जला दिया हो। तो आपको इस तरह से आपको ये याद रखना है ना। तो आप इसे आसमान से रिलेट करेंगे, और आसमान से जब रिलेट करेंगे तो आप इसे आपके दिमाग में दीप शब्द जरूर आएगा। तो ये दीपोर कहाँ पर है? ये असम में है। त्रिपुरा में रुद्रसागर झील, मणिपुर में लोकटक झील, और असम में है दीपोर। हम आगे आते हैं महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में लोनार झील, नांदूर मधमेश्वर अभयारण्य। लोनार झील बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। लोनार झील कहाँ पर है? ये महाराष्ट्र में है। इसे आप रिलेट कर सकते हैं लोनावाला से। तो फिल्म देखी होगी आपने लोनावाला, लोनावाला फिल्म देखी है ना, तो उससे आप रिलेट कर सकते हैं। लोनार, लोनार कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। उसके बाद है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में एक ही आर्द्रभूमि है, वो है कोलेरू झील। कौन सी है? कोलेरू झील। कोलेरू झील को आप कैसे याद रखेंगे? तो आंध्र को आप रिलेट करेंगे अंधेरे से, और कोलेरू में क्या है? काला। कोलेरू काला, तो काला, और काले में भी अंधेरा हो जाता है और सब कुछ काला काला दिखाई देता है, तो वह क्या हो गया? अंधा हो गया। आंध्र प्रदेश में जब भी अंधेरा हो जाता है तो आपको काला काला दिखाई देता है। तो इस तरह से याद हो जाएगा। तमिलनाडु में भी एक ही रामसर साइट है। कौन सा है? पॉइंट कैलीमेर वन्य जीव अभयारण्य है। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, इन तीनों के रामसर साइट हमने देख लिए। अब देखते हैं केरल। केरल में 3 रामसर स्थल हैं। कौन कौन से हैं? सस्तमकोट्टा झील, अष्टमुर्दी झील और वेम्बनाड वेटलैंड। इन तीनों को आपको याद रखना है। इनको आप कैसे याद रखेंगे? तो केरल को आप करेले से रिलेट करेंगे, केरल को करेले से रिलेट करेंगे। और सस्तम, सस्तम कोट्टा झील, इसमें क्या है? सस्तम। वहीं
आप जाकर करेला आता है, करेला को आप क्या कर लेते हैं, थाम लेते हैं, सांस को थाम लेते हैं। जब भी करेला आपके आगे आता है तो आप सांस को थाम लेते हैं। क्यों क्यों सोचते हैं अरे यार इसको कैसे खाया जाएगा, इतना कड़वा होता है। अष्टमुदी में क्या है, मुदी, और बेमनाड में क्या है, नाड। आप सांस थाम लेते हैं और आप मुंडी को हिला देते हैं कि ना, हम करेला नहीं खाएंगे। क्यों नहीं खाएंगे, क्योंकि करेला कड़वा होता है। तो इस तरह से आप इनको रिलेट कर सकते हैं, सस्तम कोट्टा, अष्टमुडी और बेमनाड बेटनेट को, है ना। इसको आप याद कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं, आसानी से याद कर सकते हैं। उसके बाद अब आगे देखते हैं हम, आगे है हमारा हरियाणा। हरियाणा में देखिए 2 रामसर साइट्स हैं, कौन-कौन सी हैं? पहला है सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान और दूसरा है भिंडावास वन्यजीव अभयारण्य। सुल्तानपुर तो आपने अच्छे से सुना ही होगा, खूब पढ़ा है सुल्तानपुर। सुल्तानपुर कहाँ? हरियाणा में है। तो भिंडावास को कैसे याद करेंगे? भिंडा को हम करेंगे भिंडी, भिंडा को भिंडी। भिंडी कैसी सब्जी है? हरी सब्जी है। तो हरियाणा में क्या है? हरी। तो ये रिलेट हो रहा है, भिंडी कैसी सब्जी है? हरी सब्जी है। तो भिंडावास हरियाणा। भिंडावास वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर है? हरियाणा। अब ये हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम देखते हैं प्रश्न। पहला प्रश्न है, रामसर सम्मेलन में रामसर किससे संबंधित है? तो बताइए रामसर किससे संबंधित है? ये ईरान का एक शहर है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत के किस राज्य में सर्वाधिक रामसर स्थल हैं? तो भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा है? उत्तर प्रदेश में कितनी है? 10 है। ऑप्शन सी। अगला है, विश्व के किस देश में रामसर स्थलों की संख्या सबसे अधिक है? तो देखिए सबसे अधिक बताई थी हमने किस देश में है? यूनाइटेड किंगडम में, यानी यूके में। तो ये ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ा रामसर स्थल कौन सा है? तो देखिए भारत में सबसे बड़ा कौन सा है? सुंदरबन है। तो ये ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा। सबसे छोटा कौन सा है? रेणुका है, और सबसे बड़ा सुंदरबन है। अगला है, निम्नलिखित में से असम में कौन सा रामसर स्थल है? तो बताइए कौन सा है? असम, आसमान, द्वीप, दीपोर, है ना। तो दीपोर वेल कहाँ पर है? असम में है। अगला है, नवाबगंज वेटलैंड निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो नवाबगंज कहाँ पर है? बताइए, ये उत्तर प्रदेश में है। आपको नवाबों का शहर याद रखना है, कौन सा है? लखनऊ है। तो कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है। अगला है, भारत में सबसे छोटा रामसर स्थल कौन सा है? तो देखिए भारत में सबसे छोटा रामसर स्थल कौन सा है? यह है रेणुका वेटलैंड। कहाँ पर है ये? हिमाचल प्रदेश में है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में कितने आर्द्रभूमि हैं? तो वर्तमान में भारत में देखा जाए तो 2022 में 49 रामसर स्थल हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रामसर साइट हिमाचल प्रदेश में स्थित नहीं है? तो हमें यह बताना है कि हिमाचल प्रदेश में कौन सा स्थित नहीं है। तो देखिए पोंग, रेणुका, चंद्रताल, ये तीनों तो हिमाचल प्रदेश में स्थित है, और जो ब्यास संरक्षण रिजर्व है ये कहाँ पर है? ये पंजाब में है। ऑप्शन डी सही ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न है, हैदरपुर वेटलैंड निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो देखिए जो हैदरपुर है ये कहाँ पर है? ये उत्तर प्रदेश में है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आज का आखिरी प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल भारत का 49वां रामसर स्थल है? तो भारत का 49वां रामसर स्थल कौन सा है? यह है बखीरा वन्यजीव अभयारण्य। ये भारत का 49वां और आखिरी रामसर स्थल है, और ये कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है। तो आज की वीडियो यहीं पर खत्म होती है। कैसी लगी ये वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ यदि वीडियो पसंद आती है तो, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, तब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आपको सबसे पहले देखने के लिए मिल सके। इसके साथ ही यदि वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और लाइक करने के साथ ही दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, ताकि दोस्ती हमारी बनी रहे। और दीजिए मुझे इसी के साथ अनुमति। व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नई टॉपिक के साथ, नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।